हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स अकेडमी। मैं हूँ रश्मि बोरा। फ्रेंड्स, आपको मैं आज आईपीसी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉमन इंटेंशन के बारे में बता रही हूँ। उसके रिटर्न नोट्स दे रही हूँ, आपको अपने नोट्स से एक्सप्लेन करके बताऊँगी। इसके आपको मैं केस लॉज बताऊँगी जो एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉमन इंटेंशन जो है एक ऐसा टॉपिक है, कॉमन इंटेंशन, जो कि क्रिमिनल केसेस के अंदर या सिविल के अंदर भी इसको स्पेशली देखा जाता है, जिसको कि सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी है। ठीक है, क्रिमिनल केसेस के अंदर तो कॉमन इंटेंशन सबसे पहले देखी जाती है, उसके बेस पे ही सारा केस डिपेंड करता है। ठीक है, केस में कॉमन इंटेंशन है या नहीं। तो कॉमन इंटेंशन एक ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक लॉ के स्टूडेंट्स को और लॉयर्स को, इंटर्न्स को और हर एक को इसकी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है आपको अपने केस प्रिपेयर करने के लिए। तो कॉमन इंटेंशन है क्या, इससे रिलेटेड केस लॉज, अगर स्टूडेंट्स को अपना प्रोजेक्ट भी बनाना है कॉमन इंटेंशन के ऊपर, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल। सो प्लीज़ रीड इट केयरफुली। मैं आपको इसके रिटर्न नोट्स दे रही हूँ, एक्सप्लेन करके बताऊंगी, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके बताऊंगी और इसके केस लॉज बताऊंगी इंपॉर्टेंट, ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने के लिए केस लॉज लिखने बहुत जरूरी होते हैं। तो अगर आप इसके केस लॉज लिखेंगे तो यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कॉमन इंटेंशन। देखिए, कॉमन इंटेंशन जो है वो जॉइंट लायबिलिटी के अंदर आता है। जॉइंट लायबिलिटी इसलिए देखी जाती है क्योंकि जब कोई ऐसा क्रिमिनल ऑफेंस कोई ऐसा हो जाता है जिसके अंदर जज को या एक एडवोकेट को ये देखना पड़ता है कि इसके अंदर जॉइंट लायबिलिटी बनती है या नहीं। यानी कि जॉइंट लायबिलिटी का मतलब बनता है कि अपराध जिन्होंने किया है वो दो या दो से ज़्यादा लोग हैं और उन सभी की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं, उन सभी का एक साथ किया हुआ ऑफेंस है या नहीं। तो ये जॉइंट लायबिलिटी के अंदर आता है कॉमन इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन जो है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी के अंदर बताया गया है। इसके अंदर ये बोला गया है कि आईपीसी में बोला गया है कि कॉमन इंटेंशन जो होती है वो एक क्रिमिनल एक्ट है, ऐसा एक्ट जो कि विच इज डन बाय सेवरल पर्सन, यानी कि बहुत सारे लोगों के द्वारा किया जाता है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, यानी कि उसके अंदर इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल बोला गया है। यानी कि जब सब लोगों की आपस में सहमति या एक साथ इच्छा, कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है सबकी एक तरह की इंटेंशन थी, मतलब वो काम को करने का सबका एक साथ माइंड हुआ। इंटेंशन का मतलब होता है, इंटेंशनली बोलते हैं ना, आपने जानबूझकर किया। तो कॉमन इंटेंशन मतलब सबने एक साथ मिलजुल कर ये काम किया। ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल, इसमें ये आगे बताया कि सब ईच ऑफ सच पर्सन, यानी वो सब के सब इसके लिए लायबल या रिस्पॉन्सिबल माने जाएंगे फॉर दैट एक्ट, उस एक्ट के लिए या उस कृत्य के लिए या उस काम के लिए, इन द सेम मैनर एज, बिल्कुल सेम मैनर में, बिल्कुल वैसे ही, एज इफ इट इज डन बाय हिम अलोन, बिल्कुल सेम इसको इसी तरह से समझा जाएगा जैसे कि ये किसी एक ही व्यक्ति ने किया। यानी कि अगर चार लोग भी मिलकर किसी कार्य को करते हैं, किसी एक व्यक्ति को मारते हैं, समझ लीजिए सड़क पे चार लोग मिलकर एक आदमी को मार रहे हैं, लेकिन उनमें से दो मार रहे हैं और दो देख रहे हैं, लेकिन वो दो जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं, देख रहे हैं और रोक नहीं रहे हैं, तो वो चारों के चारों इसमें उनकी जॉइंट लायबिलिटी बन जाएगी, सबकी कॉमन इंटेंशन मानी जाएगी, समझी जाएगी, क्योंकि वो चार एक साथ आए थे, उनमें से दो ने मारा, लेकिन समझा यही जाएगा चाहे दो मारे चाहे एक मारे, लेकिन वो चार के चार एक साथ थे, वो सब उसका साथ दे रहे थे, चाहे उन्होंने मारा या नहीं मारा। ठीक है, तो वो चाहे एक ने भी किया हो तो इसमें सारे के सारे लायबल माने जाएंगे, लायबिलिटी चारों की मानी जाएगी। तो द लायबिलिटी इज कॉल्ड, तो इसमें जो लायबिलिटी है वो कहलाएगी जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, इसीलिए इसको जॉइंट लायबिलिटी बोला जाता है। यानी कि इन सब लोगों ने मिलकर ये काम किया है तो सारे के सारे उसके लिए उत्तरदायी हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनैलिटी, इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनैलिटी भी बोला जाता है। इसका प्रिंसिपल क्या है, मतलब जॉइंट लायबिलिटी या कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल क्या है, उसमें सेक्शन 34 में बोला है ये क्रिएट करता है नो स्पेसिफिक ऑफेंस। इसमें कोई स्पेसिफिक ऑफेंस के बारे में नहीं बताया गया है, ये सिर्फ ले डाउन करता है, इसमें सिर्फ ये रूल बताता है एविडेंस का, दैट कि अगर दो या दो से ज्यादा, इफ टू और मोर पर्सन, यानी दो या उससे ज्यादा पर्सन कमिट करते हैं कोई क्राइम, यानी उन्होंने कोई अपराध किया है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी सबने मिलजुल कर किया है, ईच ऑफ देम विल बी लायबल जॉइंटली, तो इसमें हर एक व्यक्ति लायबल माना जाएगा जॉइंटली, हर व्यक्ति उतना ही उत्तरदायी होगा जितना एक है। ठीक है, चारों के चारों बराबर के उत्तरदायी माने जाएंगे। Thus, if two or more persons commit, अगर दो या उससे ज्यादा लोग कमिट करते हैं कोई इलीगल एक्ट कॉन्जॉइंटली, मतलब मिलजुल के करते हैं, तो इट इज सेम एज इफ
ईच ऑफ देम हैड डन, यानी उनमें से सब लोगों ने ही वो काम किया है अलग अलग तरह से, यही समझा जाएगा कि सबने ही वो काम किया है या वो अपराध सबने मिलके किया है, इसलिए वो सारे के सारे उसके लिए उत्तरदायी माने जाएंगे, अकेले अकेले सबको बराबर की सजा मिलेगी। फिर इसके अंदर 1870 के जो आईपीसी आया था, इसमें अमेंडमेंट एक्ट के अंदर ये बोला गया था कि सेक्शन 34 में अमेंड किया गया इंसर्शन वर्ड, ये वर्ड जो है इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल जो है, ये इसलिए इसमें बाद में अमेंडमेंट के थ्रू ऐड कर दिया गया था, वो इसलिए ताकि इस बात को क्लियर किया जा सके, टू मेक सो एज टू मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेक्शन क्लियर, ये क्लियर करने के लिए कि इसमें सबकी इंटेंशन है, ये दिखाने के लिए कि जितने 4 के 4 लोग हैं उसमें से सबको यही समझा जाएगा कि सबने अकेले अकेले मारा है, सारे बराबर के उत्तरदायी हैं उस अपराध को करने के लिए। ठीक है, तो सेक्शन 34 जो है इनकॉर्पोरेट करता है कॉमन सेंस प्रिंसिपल, कॉमन सेंस इसमें देखी जाती है ऑफ जॉइंट लायबिलिटी, जो कि इस केस के थ्रू इसके अंदर सबसे पहले सामने आई थी। इसमें इस केस का देखा गया था, ये रेग वर्सेस क्रूज का केस है। देखिए रेग वर्सेस क्रूज के केस में बोला, इसमें था क्या हुआ था, इसका एग्जाम्पल लिया गया था, आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं कि इस केस में पुलिस कांस्टेबल जो था अपने असिस्टेंट के साथ में ए के घर पे गया। ठीक है, एग्जाम्पल है, ए के घर पे गया इन ऑर्डर टू अरेस्ट हिम, यानी ए को अरेस्ट करने के लिए उसके घर पे गया। जब देखा ऑन सीइंग द पुलिस कांस्टेबल, पुलिस को देखते ही, कांस्टेबल को देखते ही बी सी डी एंड अदर्स, और भी जो लोग ए के घर पे थे वो सब लोग बाहर आ गए। उन लोगों ने सबने पुलिस को धमकाया, गुस्सा किया और उनको भगा दिया वहां से। एंड हिज असिस्टेंट्स, उसके असिस्टेंट्स को भी वहां से भगा दिया। तो कोर्ट ने इसमें इवॉल्व किया, डॉक्ट्रिन ऑफ जॉइंट लायबिलिटी लगाई गई इसके अंदर। कोर्ट ने ये कहा कि ये सारे के सारे ही बराबर के जिम्मेदार हैं, बी सी डी और भी जो लोग आए थे जिन्होंने पुलिस को धमका के भगा दिया वहां से। ठीक है, तो इसलिए सारे के सारे उसमें लायबल माने जाएंगे, वेदर वन एक्चुअली स्ट्रक इट और नॉट, चाहे उनमें से किसी एक ने वो काम किया या नहीं किया, लेकिन सब के सब आए थे, सब जॉइंट लायबल थे, क्योंकि उनमें से किसी ने रोका नहीं। अगर कोई इंसान उसमें से रोक देता उस काम को होने से, तो वो इंसान उसमें नहीं माना जाता। और तो अगर उन सबने ही किया, बोला, चाहे किसी ने मारा नहीं, 1-2 आदमियों ने अगर कुछ नहीं भी किया, तो भी वो सारे के सारे जॉइंट लायबल माने जाएंगे। ठीक है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें बनेगी। तो इसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो मैं अब आपको बता देती हूँ कि जब ये सेक्शन 34 को जब अप्लाई किया जाता है तो उसके इंग्रेडिएंट्स ये देखे जाते हैं कि ये सारी चीजें हैं कि नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सेक्शन 34 तभी एप्लीकेबल होगा या माना जाएगा जब उसके अंदर ये चीजें 3-4 पॉइंट ये होंगे, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तो ये है कि देयर मस्ट बी 2 और मोर सेवरल पर्सन, यानी कि 2 या उससे ज्यादा पर्सन होने चाहिए, तभी माना जाएगा कि हाँ कॉमन इंटेंशन थी। कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है मिलजुल के किया जाने वाला काम कोई। तो ठीक है, तो 34 जो है आईपीसी का अगर देख रहे हैं तो इसमें क्रिमिनल एक्ट ही देखा जाएगा कि वो क्रिमिनल एक्ट जो हुआ है उसमें कॉमन इंटेंशन थी कि नहीं थी, उसके लिए 2 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए और उनके द्वारा मिलकर किया गया काम होना चाहिए। नेक्स्ट है, दे मस्ट हैव कॉमन इंटेंशन टू कमिट द ऑफेंस, उस अपराध को करने के लिए उनकी कॉमन इंटेंशन थी कि नहीं थी, उसमें यह देखा जाता है कि कॉमन इंटेंशन दे मस्ट हैव, उनकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। अब आगे बताती हूँ आपको। नेक्स्ट है थर्ड इंग्रेडिएंट इसका, द क्रिमिनल एक्ट मस्ट हैव बीन डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन, और जो वो क्रिमिनल एक्ट हुआ हो वो उन सबकी कॉमन इंटेंशन के बाद ही होना चाहिए, यानी सबके मिलके ही सबकी एक सोच होनी चाहिए उस ऑफेंस को या उस अपराध को करने के लिए, सबकी एक ही सोच थी। ठीक है, और लास्ट पॉइंट है पार्टिसिपेशन इन द एक्शन बाय ऑल द एक्यूज्ड, और वो सारे के सारे सबने पार्टिसिपेट किया हो, मतलब सारे के सारे वहां पे थे तो सही ना, एक साथ मिलजुल के, चाहे वो सारे दोस्त थे या रिश्तेदार थे, लेकिन वो सब देख रहे थे और उसकी हेल्प कर रहे थे और उन्होंने रोका नहीं उस एक्ट को या उस इंसिडेंट या उस क्राइम को, अपराध को होते हुए। ठीक है, तो ये जो 4 इंग्रेडिएंट मैंने आपको बताए, सेवरल 2 और मोर पर्संस होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। कॉमन इंटेंशन जो अप्लाई करती है, प्री अरेंज प्लान भी होते हैं इसके अंदर। जब ऑफेंस देखा जाता है सेक्शन 34 का आईपीसी का, तो उसमें प्री अरेंज्ड प्लान भी देखे जाते हैं, भाई सब लोगों ने मिलजुल के ये प्लान करके तो नहीं ऐसा काम किया। ठीक है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, यानी कि सबने मिलके प्लान बना के काम किया हो। कॉमन इंटेंशन का मतलब उनकी इच्छा भी थी ये काम करने की कि हम सब मिलके ये क्रिमिनल ऑफेंस करेंगे। ठीक है, कि भाई सबकी इच्छा थी कि हम ये मिलके काम करेंगे। और इसमें कॉमन इंटेंशन के अंदर मेंस रिया आपने सुना होगा, इसके ऊपर मेरा वीडियो ऑलरेडी आईपीसी के प्लेलिस्ट में बना हुआ है मेरे चैनल पे, आपको मेंस रिया का स्पेशली देखना हो तो देख सकते हैं। कॉमन इंटेंशन का मतलब मेंस रिया भी होता है, यानी कि उनका माइंड था, गिल्टी माइंड था,
ऑफेंस यानी क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए उनका आपराधिक दिमाग था, तभी उनकी कॉमन इंटेंशन थी, इसलिए उन्होंने मिलजुल के ये काम किया। ठीक है, दैट हैज बिन कमिटेड, ऑफेंस हैज बिन कमिटेड। नेक्स्ट है इट ऑल्सो मीन्स, इसमें यह भी माना जाता है कि जो विल इंटेंट टू कमिट सम क्रिमिनल एक्ट, यानी क्रिमिनल एक्ट करने के लिए ही उनका गलत दिमाग होना चाहिए इसके अंदर, मतलब तभी ये माना जाएगा सेक्शन 34 कि उनका एविल इंटेंट यानी इनकी गलत धारणा थी उस ऑफेंस को करने के लिए जो कि किया गया। ठीक है ना, किया गया, गलत धारणा थी इसलिए वो काम किया गया, तो उसको कॉमन इंटेंशन या मेंसरिया बोलते हैं, और ये भी माना जाएगा इंग्रेडिएंट। और अकॉर्डिंग टू सम इट कैन नॉट बी गिवन एनी सच मीनिंग विच वी कैन अप्लाई वेयर एवर एवरीवेयर, देयरफॉर इट्स एग्जैक्ट मीनिंग डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। इसीलिए इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो सर्कमस्टांसेस को भी देखा जाता है कि सबकी गलत धारणा थी या नहीं थी उस काम को करने के लिए। तो इसमें एक एग्जाम्पल है, जैसे कि समझ लीजिए ए और बी थे, उन्होंने प्लान किया सी को मारने का। ठीक है, प्लान बनाया उसके घर में जाके। हियर द इंटेंशन ऑफ ए एंड बी इज सेड टू बी कॉमन इंटेंशन। ए और बी ने प्लान बनाया तो उन दोनों की इच्छा थी, कॉमन इंटेंशन थी, ठीक है, मारने की। सपोज ए एंड बी इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी प्रायर प्लानिंग, अगर मान लो ए और बी ने अलग अलग से बिना किसी प्लानिंग के सी के घर चले गए उसको मारने के लिए, ठीक है, देयर इंटेंशन इज नॉट कॉमन। अगर उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी ए और बी की, लेकिन वो अलग अलग तरह से अकेले अकेले चले गए सी के घर में उसको मारने, तो इसको कॉमन इंटेंशन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि इसमें दो लोग नहीं, एक व्यक्ति अकेला ही गया था। तो इसलिए हेंस द लायबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज नॉट जॉइंट बट इंडिपेंडेंट। इसलिए फिर अगर मारने तो सी को ही गए थे, अलग अलग टाइम पे बिना कोई प्लान किए मारने चले गए थे, अकेले अकेले, ठीक है, अकेले थे, दो या उससे ज्यादा लोग नहीं थे इसके अंदर, तो वो इंडिपेंडेंट माना जाएगा, जॉइंट लायबिलिटी नहीं मानी जाएगी। इसीलिए सेक्शन 34 को अट्रैक्ट करने के लिए इसमें यह कहा जाता है कि एक्यूज पर्सन मस्ट बी फिजिकली प्रेजेंट होना चाहिए। जो एक्यूज है फिजिकली प्रेजेंट था एक्चुअल कमीशन ऑफ द क्राइम के टाइम पे, यानी जिसके साथ एक्यूज्ड जिसने अपराध किया वो उसने खुद वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। ही नीड नॉट बी प्रेजेंट इन द एक्चुअल रूम, जरूरी नहीं है। ही कैन फॉर इंस्टेंस स्टैंड गार्ड बाय गेट आउटसाइड रेडी टू वार्न, यानी कि अगर कुछ दो से ऊपर जितने भी लोग अगर क्राइम करने गए थे मिलजुल के प्लान बना के एक ही ऑफेंस करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि दो से ऊपर सभी ने एक ही व्यक्ति को मारने अगर गए हैं या चोरी करने गए हैं तो सबने की हो। इसके अंदर यह भी देखा जाता है कि अगर एक व्यक्ति बाहर दरवाजे पे नजर रख रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति सिर्फ गन लेके खड़ा डराने के लिए, बाकी के चोरी कर रहे हैं या मर्डर कर रहे हैं, तो अगर जो गेट पे पहरा दे रहा है ये देखने के लिए कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, दूसरा सिर्फ गन लेके खड़ा है, उसने चोरी नहीं की, तो ये लोग भी प्रॉपर बिल्कुल बराबर के ही जिम्मेदार माने जाएंगे उसके अंदर, ठीक है, वो भी क्रिमिनल्स ही माने जाएंगे इसके अंदर, उनकी भी कॉमन इंटेंशन और जॉइंट लायबिलिटी बनेगी, पूरे बराबर के हिस्सेदार माने जाएंगे उस अपराध को करने में जो कि उन बाकी के लोगों ने किया है, क्योंकि ये सब लोग मिलके उस अपराध को करने के लिए गए थे। चाहे चोरी दो लोगों ने की 5 में से, या मर्डर 5 में से 2 लोगों ने किया, बाकी के लोगों ने उनका साथ दिया सिर्फ, चाहे वो गाड़ी लेके गए, चाहे उन्होंने पहरा दिया, चाहे उन्होंने गन दिखाई, चाहे कुछ और किया, मारा नहीं या चोरी नहीं की, लेकिन वो गए सब एक थे, उनकी इंटेंशन एक थी, प्री प्लान था, उनका गिल्टी माइंड था, मेंसरिया था इसके अंदर। तो इसलिए सेक्शन 34 को अट्रैक्ट करने के लिए आईपीसी में एक्यूज्ड पर्सन का जिसने अपराध किया उन सबका वहां पे होना जरूरी होता है, ठीक है। आगे मैं इसके बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट केसेस बताती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ताकि आप एग्जाम में लिख सकें और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएं। देखिए, इसका एक फेमस केस था बरिंदर कुमार घोष वर्सेस एम्परर का केस 1925 ILR कैलकाटा वॉल्यूम 542 पेज 197 पे। ये पॉपुलर नॉन केस है एज पोस्ट मास्टर मर्डर केस का नाम से ये फेमस हुआ था केस। इसमें बरिंदर कुमार जो थे अलॉन्ग विद 2 लोगों के साथ में 2 ऑफ हिज कंपेनियंस वेंट टू अ पोस्ट ऑफिस गए फॉर कमिटिंग रॉबरी करने, डकैती करने के लिए। 2 से ज्यादा लोग गए थे चोरी करने। वन ऑफ हिज कंपेनियन ओपनड फायर, उसने एक आदमी ने फायर कर दी गन से, कॉजिंग द डेथ ऑफ द पोस्टमास्टर, जिसकी वजह से पोस्टमास्टर की डेथ हो गई। जो 2 अदर थे रैन वे विदाउट रॉबिंग अ मनी, यानी जो 2 लोग थे और वो यानी एक बरिंदर कुमार उसके साथ 2 लोग और गए थे, ठीक है, 2 से ज्यादा लोग थे ये।
तो एक व्यक्ति ने गोली मार दी, चला दी, जिससे पोस्ट मास्टर की डेथ हो गई। तो बाकी के 2 लोग थे बिना चोरी किए भाग गए वहां से। बट बरेंद्र कुमार जो था वो पकड़ा गया पिस्टल के साथ में। तो ही वॉज ट्राइड फॉर मर्डर अंडर सेक्शन 302। उसके ऊपर मर्डर का केस तो चला 302 के अंदर विद सेक्शन 34 आईपीसी, क्योंकि कॉमन इंटेंशन थी। लेकिन बरेंद्र कुमार ने डिनाई किया द चार्ज ऑन द ग्राउंड दैट ही डिड ओपन द फायर बट एंड ही हैड नो इंटेंशन टू किल। उसने ये बोला कि उसने फायर तो किया था डराने के लिए, लेकिन उसकी इंटेंशन नहीं थी पोस्ट मास्टर को मारने की। हिज प्ली वाज डिनाइड एंड वाज हेल्ड गिल्टी ऑफ द मर्डर। लेकिन उसमें यह कहा गया कि हाँ आप गिल्टी ही माने जाओगे, क्योंकि आप सब वहां पे आए तो इसके लिए ही थे ना, चोरी करने के लिए ही आए थे ना, आपकी इंटेंशन नहीं थी। लेकिन आपने गन से फायर तो किया ना, आप चोरी करने की इंटेंशन से सब के सब आए थे, आपके हाथ से मर्डर हुआ तो मर्डर का चार्ज भी लगेगा और कॉमन इंटेंशन 34 का चार्ज भी लगेगा। मर्डर का इंटेंशन नहीं थी लेकिन मर्डर हुआ आपके हाथ से। ठीक है, तो ऐसे ही ये केसेस होते हैं जो आप एग्जाम में लिख सकते हो, इनसे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। एक ये केस आया था महबूब शाह वर्सेस एम्परर का। इसमें ये इसका साइटेशन लिख लीजिएगा, इंडस रिवर केस के नाम से फेमस है। इस केस के अंदर कहा था अल्लाह दाद जो थे डिसीज्ड पर्सन थे, जो मर गए थे, अलोंग विद हिज फ्रेंड हमीदुल्ला वेंट इन अ बोट। ये बोट के अंदर जा रहे थे फॉर कलेक्टिंग रीड्स ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। इंडस रिवर के साइड पे जा रहे थे कुछ कलेक्ट करने के लिए रीड्स वगैरह। महबूब शाह जो थे उन्होंने वार्न किया था, रेजिस्ट किया था अल्लाह दाद को और उसके कंपेनियन को नॉट टू कट कलेक्ट द रीड्स, यानी इनको काट के कलेक्ट मत करो रीड्स को, एज द लैंड बिलोंग्ड टू हिम, उसकी मेरी जमीन है तो आप इसको कल काट के मत इकट्ठा करो। अल्लाह दाद ने केयर नहीं की, पिन टू हिज वर्ड्स, उसकी बातों को नहीं माना और कलेक्ट कर लिए 16 बंडल्स ऑफ रीड्स। रीड्स यानी उनके पेड़ वगैरह होंगे कुछ, तो उसके 16 बंडल्स उन्होंने इकट्ठे कर लिए और लोड कर दिए बोट में। तो महबूब शाह जो थे नेफ्यू थे कासिम शाह के, उन्होंने बोला कि देम टू रिटर्न द रीड्स कलेक्टेड, जो कि भाई आप वापस रख दीजिए जो आपने कलेक्ट किए हैं। तो उन्होंने बोला कि वापस रख दीजिए, लेकिन अल्लाह दाद ने रिफ्यूज, मना कर दिया। कासिम शाह ने ऑब्स्ट्रक्ट किया बोट को एंड पुश्ड, अल्लाह दाद को पुश कर दिया। देन अल्लाह दाद जो थे विद अ बैम्बू पोल स्ट्रक कासिम शाह, उन्होंने कासिम शाह को डंडी से, बैम्बू स्टिक से लकड़ी की मार दिया। कासिम शाह शाउटेड फॉर हेल्प, वो चिल्लाए मदद के लिए। ऑन हियरिंग द शाउटिंग, उनकी आवाज सुनकर वली शाह एंड हिज सन महबूब शाह रीच देयर, वहां पे पहुंचे विद लोडेड गन्स, वो बंदूक लेके वहां पे पहुंच गए अपने हाथ में। वली शाह ने फायर किया एट अल्लाह दाद पे और महमूद शाह ने फायर कर दिया हमीदुल्ला पे। अल्लाह दाद जो है उसमें उनकी मौत हो गई, डेथ हो गई, एंड हमीदुल्ला जो थे वो इंजर हो गए, उनको चोटें आ गई। तो वली शाह जो एब्सकॉन्डेड थे वो भाग गए वहां से, बट महमूद शाह जो थे, महबूब शाह और कासिम शाह वर प्रोसिक्यूटेड फॉर द मर्डर ऑफ अल्लाह दाद। तो इसलिए बाकी 2 लोगों को, इनको महबूब शाह और कासिम शाह को प्रोसिक्यूट कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया मर्डर ऑफ अल्लाह दाद के लिए। तो इसमें जजमेंट जब आई थी तो सेशन जज ने कन्विक्ट किया था कि महबूब शाह विद डेथ सेंटेंस, महबूब शाह को 302 की सजा, सेक्शन 302 आईपीसी की मर्डर की सेक्शन की, और विद सेक्शन 34 इंटेंशन, कॉमन इंटेंशन की। कासिम शाह को सेंटेंस किया गया 5 साल के रिग्रेस पनिशमेंट के साथ में। ठीक है, एंड सेक्शन 307 भी दी थी इनको विद सेक्शन 34। ऑन अपील के बाद में लाहौर हाई कोर्ट ने एक्विट कर लिया कासिम शाह को ऑन द ग्राउंड दैट ही हैड नो कॉमन इंटेंशन। कासिम शाह को इस बात पे छोड़ दिया गया कि उनकी कॉमन इंटेंशन नहीं थी मारने की। हाउएवर द कोर्ट ने कंफर्म किया ये बात, कन्विक्टेड महबूब शाह को अंडर सेक्शन 302 एंड 334 आईपीसी इस ग्राउंड पे कि कॉमन इंटेंशन आ गई थी, केम इनटू बीइंग व्हेन ही महबूब शाह ओपन द फायर, वो मारने के लिए आए थे, उन्होंने जब फायर किया तो कॉमन इंटेंशन हो गई थी, उनकी इंटेंशन थी मारने की। ओपन किया था जब फायर विद द अदर एक्यूज्ड वली शाह, उन्होंने भी किया था लेकिन वो भाग गया सिमिल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में। तो महबूब शाह रेफर किए गए ऑन अपील बिफोर द प्रिवी काउंसिल, द प्रिवी काउंसिल ने फिर उनको अलाउ कर दिया अपील के लिए एंड सेट असाइड कर दिया उनका सेंटेंस को, कन्विक्शन को साइड करके उनको अपील के लिए वो दे दिया था, परमिशन दे दी थी। ठीक है, तो इसमें यही बोला गया है कि 34 सेक्शन आईपीसी का सक्सेसफुली होता है इन्वोक करने के लिए, सक्सेसफुली इट मस्ट बी शोन दैट द क्रिमिनल एक्ट इज डन इन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यानी कि 34 सेक्शन जो है आईपीसी का तभी सक्सेसफुल माना जाएगा कि आपने जब इसमें देखा जाएगा कि सबकी इंटेंशन सेम थी, और इट शुड बी प्रूव्ड दैट द एक्ट वाज डन इन परसेंट ऑफ द प्री अरेंज्ड प्लान, और उन सबका प्री अरेंज्ड प्लान था। लेकिन इस केस में प्री अरेंज्ड प्लान नहीं था, उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनने के बाद में वो गन लेके आए और उन्होंने एकदम से फायर कर दिया था। तो इसलिए देयर वाज नो एविडेंस डायरेक्ट, इसके अंदर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, डायरेक्ट और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं मिला था इसमें।
तो इस केस में जो था, इसके अंदर कोई डायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं था, इसलिए इसमें कंसर्ट्स के साथ में बोला गया था मस्ट हैव बीन एक्टिंग इन कंसर्ट विद द अदर एक्यूज। इसमें ये देखा जाता है कि अदर एक्यूज के साथ में उसने मिलकर ये काम किया जाना चाहिए। तो ये इसके अंदर एब्सकॉन्ड हो गया था, भाग गया था, और कंसर्टेड प्लान इन पर्संस ऑफ अ कंसर्टेड प्लान। देयर वॉज नो एविडेंस, डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, डायरेक्ट सर्कमस्टेंशियल, दैट द एक्यूज एप्लेंट जो महबूब शाह था मस्ट हैव बीन एक्टिंग इन कंसर्ट विद द एक्यूज, कि भाई वो एक्यूज के साथ मिलके कुछ काम ऐसा ऑफेंस करने जा रहा है, जो कि वली शाह था जो भाग गया था। इन पर्संस ऑफ द कंसर्टेड प्लान, कोई कंसर्टेड उनका प्लान नहीं था। और उसमें जो थर्ड में बोला गया, इसमें कि भाई इसमें कोई एविडेंस ये भी नहीं था कि दैट द एपिलेंट एंड वली शाह एंटर्ड इनटू अ प्री मेडिएटेड कंसर्ट, कोई वो मिलजुल के पहले से कोई प्लानिंग करके उनके माइंड में ऐसा नहीं था कि हम ये काम ऑफेंस करेंगे उसका अल्लाह दाद का मर्डर करने के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं था। तो जो एसेंस ऑफ जॉइंट लायबिलिटी है, इसके अंदर यही देखा जाता है कि इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ कॉमन इंटेंशन, भाई उनके अंदर कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, और जो इन्फ्रेंस है कॉमन इंटेंशन का विद इन द मीनिंग ऑफ द टर्म 34 शुड नेवर बी रीच्ड, तब तक नहीं पहुंच सकता अनलेस जब तक कि ये देखा जाता है कि नेसेसरी इन्फ्रेंस डिडक्सिबल फ्रॉम द circumstances of the case, same और similar intention must not be confused with common intention, यानी सेम और सिमिलर इंटेंशन को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कॉमन इंटेंशन के साथ में। ठीक है, तो अगेन कॉमन इंटेंशन जो है वो ऑब्जर्व की गई ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट हैज टू बी व्यूड अगेंस्ट द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। दिस प्रिंसिपल केम टू बी कंसीडर्ड इन, ये केस भी था एक दुख मोचन पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस था। ये आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल लिखनी हो तो। ठीक है, ये लेबर्स का केस था। इसके अंदर जो थे, इसमें मेंबर्स एक्यूज पार्टी नंबरिंग अबाउट 200 लोग थे इसके अंदर एक्यूज जो थे। ठीक है, वो भीड़ की तरह इकट्ठे हुए थे, आर्म्स लेके आ गए थे, उनके डेडली वेपन्स थे उनके पास, और उन्होंने आज द लेबरर्स टू स्टॉप वर्क, लेबर्स को उन्होंने मना किया था, काम करने से रोका था। कंप्लेनेंट ने जब इस पे मना किया, ऑब्जेक्ट किया, तो जो 2 एक्यूज थे डायरेक्टेड द मॉब, उन्होंने मॉब को, भीड़ को बोला कि इन लेबरर्स को मार दीजिए। तो इसके अंदर सून आफ्टर द एक्यूज्ड के फायर्ड, उन्होंने फायर कर दिया था रिस्पेक्टिव गन से इन द ग्रुप ऑफ लेबरर्स के ऊपर, यानी कि लेबर जो मजदूर काम कर रहे थे उन पे गोलियां चला दी थी। तो मॉब जो थे उन्होंने सबने भी मारना, असॉल्ट करना शुरू कर दिया था लेबर्स को विद देयर वेपन्स। तो विलेज जो था हैज बिन टेंस्ड इन फॉर सम टाइम, had executive magistrate and the police party stationed in a different part of village as the official and police party came to the spot। जब आए उन्होंने देखा सारा इंसिडेंट, तो accused fled from the spot, भाग गए थे। 2 पर्सन मर गए थे इस इंसिडेंट पे, और the death was established to have been caused by the shock and hemorrhage caused by injuries inflicted with sharp point weapon से हुआ था। ठीक है, ये केस आपने लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं इसके बारे में, ये मैं आपके सामने शो कर रही हूँ पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट केस था कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, इसमें भी ऐसे ही देखा गया था। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं अगर आपने लिखना हो तो, ये डिटेल आपके सामने है। ये कृपाल सिंह के केस की डिटेल्स हैं, आपको लिखनी हो इसमें तो डिटेल में पूरा पढ़ के इसको लिख लीजिएगा, अदरवाइज मैं आपको वैसे शो कर रही हूँ कि इसमें भी यही 302 और 34 सेक्शन लगाया गया था आईपीसी का, इसमें भी मर्डर का, डेथ का ही चार्ज लगा था इनके ऊपर। ठीक है, कॉमन इंटेंशन से ही रिलेटेड था। उसके बाद इसमें थर्ड जो था इंग्रेडिएंट था कि फर्दरनेस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, ये एक्सप्रेशन बाद में डाला गया था। ठीक है, कि कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए तभी माना जाएगा उन सब, मतलब कॉमन इंटेंशन के बाद ही वो क्राइम होना चाहिए। और पार्टिसिपेशन इन एक्शन, यानी कि वो जो कोई भी क्राइम हुआ है उसके अंदर पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो ये थे केस जो मैंने अभी आपको बताए, 2-3 केस के बारे में भी बता दिया आपको सारा, और कॉमन इंटेंशन के इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए। ये वीरेंद्र कुमार का घोषका का केस आपको मैंने बता दिया। ठीक है, एक महबूब शाह वर्सेस एम्परर का केस आपको बताया। उससे पहले मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, कॉमन इंटेंशन और 2 सेवरल पर्सन्स होने चाहिए इसके अंदर, इंग्रेडिएंट्स जो हैं इसके कॉमन इंटेंशन के। ठीक है, ये है कॉमन इंटेंशन का प्रिंसिपल बता दिया था मैंने आपको सारा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ये केस मैंने आपको पहले बताया था सबसे, फिर इंग्रेडिएंट्स बताए थे, इससे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया था कॉमन इंटेंशन का। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।